वेलकम बैक अगेन मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने 44 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में 45th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो बेटा 45th में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू गिवन बैलेंस एज पर पासबुक इज 25,000। तो ये बैलेंस एज पर पासबुक है। पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया होगा तो जो भी बैलेंस होगा वो फेवरेबल होगा। तो वो अगर फेवरेबल है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको प्रेजेंट करेंगे, उसी वे से हम उसको लिखेंगे। तो फेवरेबल हमेशा प्लस में आता है। तो बैलेंस हमारे पास क्या लिखा था, एज पर पासबुक 25,000, तो 25,000 हमने प्लस में लिख दिया, बट इधर क्या लिख दिया, पासबुक का। चेक्स पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक 575। तो चेक्स हमने बैंक में जमा किए, जब बैंक में जमा किए 575 के, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। तो डिसऑनर्ड बाय द बैंक का मतलब क्या आ गया, इनकी पेमेंट जो थी वो बैंक में अगर होती तो बैंक का बैलेंस भी ज्यादा हो जाता। हमने पहले दोनों यहां थे, हमने चेक जमा किया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। वो जो चेक बैंक में जब गया, अगर बैंक में पेमेंट हो जाती तो बैंक का बैलेंस भी इंक्रीज हो जाता। तो डिसऑनर्ड बाय द चेक का मतलब हमारे बैंक में उसकी एंट्री नहीं हुई। तो डिसऑनर्ड बाय द चेक को हम ये भी कह सकते हैं कि चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। इसका मतलब क्या आ गया, डिसऑनर का मतलब अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। अगर डिसऑनर की एंट्री हमें बता दी जाती है, एज अकाउंटेंट मुझे पता चल जाती है स्टेटमेंट बनाने से पहले कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो हम अपनी कैश बुक में उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी एंट्री पास कर देंगे। बट हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं था कि हमारा चेक डिसऑनर हो गया। अगर हमें नहीं पता कि चेक डिसऑनर हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है, नीचे है। और बेस किसको लिया हुआ है, पासबुक को। तो बराबर लाने के लिए 575 को हम प्लस में लिख देंगे। कहां पर लिखेंगे बेटा, प्लस में 575 को लिख दिया। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू माय बैंक अकाउंट 315। कस्टमर ने 315 रुपए डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा कर दिए, तो मेरा बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक कम है, बेस पासबुक है। तो बराबर लाने के लिए माइनस करेंगे। तो बराबर लाने के लिए 315 को हमने माइनस कर दिया। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 25260, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 25260 अमाउंट आ जाएगी बैलेंस एज पर कैश बुक। तो 25260 देखो कहां पर आ गई, आ गई ए ऑप्शन। तो ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू, इनमें से कौन सा बैलेंस जो हमारा ट्रू है। गिवन बैलेंस एज पर पासबुक, तो कुछ नहीं लिखा, तो मैंने आपको क्या बताया, इसे क्या मानेंगे हम, फेवरेबल मानेंगे। तो प्लस ऊपर हर एक में इधर प्लस लिखना है और इधर हमने दूसरी वाली साइड में माइनस लिख देना है। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो 5,000 बैलेंस आ गया एज पर पासबुक। पासबुक को बेस लिया, इधर हमने पासबुक लिख दिया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन इज चेक्स फॉर ₹2,000 was sent to बैंक फॉर कलेक्शन। तो हमने बैंक में कलेक्शन के लिए सेंट फॉर टू बैंक फॉर कलेक्शन, बट चेक्स ऑफ ₹1,400 ओनली वर कलेक्टेड। हमने कितने के चेक्स बैंक में जमा किए थे, हमने बेटा 2,000 के चेक्स बैंक में जमा किए, 2,000 के चेक्स जमा किए, बट कलेक्ट कितने हुए, 1,400। तो 1,400 तो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 600 रुपीज के नेट में क्या आ गया, 600 के चेक्स हमने बैंक में जमा किए, बट उसको अभी पेमेंट नहीं मिली। तो 600 रुपीज के जो चेक्स थे वो अभी कलेक्ट नहीं हुए, अभी वो कलेक्ट नहीं हुए। तो 600 रुपीज से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। हमने कैश बुक में 600 ज्यादा लिख दिया, पासबुक कम है, तो पासबुक को बराबर लाने के लिए 600 रुपीज को हम क्या कर देंगे, 600 को हम प्लस में लिखेंगे। 600 रुपीज से कैश बुक ज्यादा, पासबुक बेस है, तो पासबुक को बराबर लाने के लिए हम जो कर देंगे, तो ये 6 यहां पर नहीं आना।
तो 600 आ गया। नेक्स्ट इज discounted bill of 750 was returned dishonored by the bank, not recorded in the cash book। 750 का बिल डिस्काउंट किया था, जिससे क्या हो गया था, was returned dishonored, डिसऑनर हो गया by the bank, not recorded in the cash book। हमने बैंक से डिस्काउंट किया था, ठीक है, बैंक से डिस्काउंट किया था हमने को बिल, जिससे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया था। बिल्स रिसीवेबल हमने बैंक से डिस्काउंट कर सकते हैं। अब ये कंसेप्ट क्या होता है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट है। तो मैंने बिल्स रिसीवेबल आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, थोड़ा बता देता हूं तभी क्लियर होगा। मैंने किसी को कोई सामान उधार पर बेचा, जिसको मैंने उधार पर बेचा है, अब उससे पेमेंट लेनी है, मेरे को प्रूफ चाहिए कि भैया ठीक है उधार पर बेच दिया। वो कहेगा कि मैं आपको 1 महीने 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। 2 महीने के बाद पैसा लेने गया तो मेरे को आंखें दिखाने लगा कि भाई जो करना कर लो, नहीं देने पैसे। क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? तो मेरे भी जहन में सीधी सी बात है, मेरे पास क्या प्रूफ है कि इसने मेरे को पैसा देना है? चलो एक सबक मिल गया। नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने कोई चीज उधार पर बेची, मैंने साथ ही दूसरे बंदे को क्या कहा कि भैया एक मेरे को प्रूफ चाहिए कि आपने मेरे को पेमेंट देनी है। मैं आप पर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक्स होते हैं, मैं आप पर बिल एक ड्रॉ करूंगा जिसमें लिखा होगा कि आपने मेरे को पैसा देना है। जितनी भी मैंने पेमेंट है, 5,000 रुपीज, 10,000, 50,000 रुपीज आपने मेरे को देने हैं, या जिसको मैं बोलूंगा आप उसे पेमेंट कर देंगे। तो मैंने वो बिल ड्रॉ कर जिससे मैं अपने कस्टमर को देता हूं, मेरा कस्टमर उस पर एक्सेप्ट लिख देता है, या उसको एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल मेरे को वापस लौटा देता है। तो वो बिल अब मेरे पास प्रूफ है कि मेरे कस्टमर ने, जो भी पर्सन है, कस्टमर है, जो भी पर्सन है, उसने, दैट गाय इज सपोज टू पे मी द मनी। और एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है। और अगर कल को जैसे 2 महीने के बाद मैं वो बिल की पेमेंट लेने के लिए जाता हूं, या मैं उनको कहता हूं कि इसकी पेमेंट आप बी को दे दीजिएगा, या मेरे को दे दो या बी को दे दो, बैंक पर बाद में आता हूं, तो जिसको मैंने बिल जिस पर ड्रॉ किया था, अब ही इज लाइबल कि उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है, नहीं तो मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट चला जाऊंगा, पुलिस कंप्लेंट करूंगा, क्योंकि आई एम हैविंग द प्रूफ। तो वो जो कंसर्न, जैसे मैंने ए पर बिल ड्रॉ किया, ए ने एक्सेप्ट कर दे दिया, अब 2 महीने के बाद मैं ए के पास जाऊंगा, ए ने वो बिल को, ए को बिल दिखाऊंगा, ए वो बिल के बदले में मेरे को कैश दे देगा। या मैं वो बिल बी को पकड़ा देता हूं कि जाओ ए को बोलना कि मैंने भेजा है, आपको पेमेंट दे देगा। तो बी गया तो बी को पेमेंट कर दी। इसी वजह से क्या जाता है कि एक आ जाता है कि बैंक से डिस्काउंट करना। मेरे पास बिल है 50,000 रुपीज का, मेरे को आज पैसे की जरूरत है, पेमेंट मेरे को 2 महीने बाद मिलनी है। मेरी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, बैंक में मेरा बड़ा अच्छा रसूख है। मैं बैंक के पास गया, उनको कहा कि 50,000 रुपीज की पेमेंट मेरे को 2 महीने के बाद मिलनी है, तो आप मेरे को अगर अभी पेमेंट दे सकते हैं तो ये बिल आप रख लीजिए, 2 महीने के बाद आप ए के पास जाइएगा, ए आपको पेमेंट कर देगा। और अगर ए आपको पेमेंट नहीं करेगा, तब मैं हूं ना, हाँ वही शाहरुख खान फिल्म वाली, मैं हूं ना, तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। तो 2 महीने के बाद तो बैंक वाले, उनको पता मेरी रेपुटेशन का, तो बैंक ने कहा कि 50,000 का बिल आपका डिस्काउंट करेंगे, हम आपको पूरा 50,000 नहीं देंगे। मेरे को ही पता था पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी, तो बैंक वालों ने वो बिल मेरे से लिया, डिस्काउंट करने के बाद बैंक ने मेरे को 47,000 रुपीज दे दिए। 2 महीने के बाद जब बैंक जाएगा ए के पास, तो ए बैंक को कितने देगा? 50,000। तो बैंक को 3,000 रुपए का फायदा हो गया। मेरे को 3,000 रुपए कम मिले, बट मेरे को 40,000 रुपीज जल्दी मिल गए, मैं उस मनी को यूटिलाइज कर पाया। तो दिस इज कॉल्ड द बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब वो बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट किया था, बैंक ए के पास गया, ए ने वो बैंक को पेमेंट नहीं की, वो डिसऑनर हो गया। तो वो डिसऑनर हो गया। ठीक है। तो यहां पर जो कंसेप्ट में था कि वो बिल रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। अब रही बात आपके जहन में जो आ रहा है कि जो 50,000 ए ने नहीं दिया बैंक को, तो बैंक किससे लेगा? तो बैंक मेरे से 50,000 रुपीज लेगा। तो बैंक मेरे से लेगा और मैं बाद में जाकर ए का गला पकड़ूंगा कि भैया आपने 50,000 का जो था बिल था, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, आपको मैं जेल के अंदर जो होगा वो ले जाऊंगा।
तो अब उन चीज़ों में नहीं जाते हुए, तो बिल जब हमने डिस्काउंट किया था तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया, तो वो बिल की पेमेंट होनी थी, अगर पेमेंट मिल जाती तो पासबुक का बैलेंस भी ज़्यादा हो गया, वो डिसऑनर हो गया, बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस क्या है, पासबुक का बैलेंस कम है, तो पासबुक को बराबर लाने के लिए 750 रुपीज़ हम प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अब इनको प्लस माइनस करो तो यहां पर 6350 अमाउंट आ जाएगी। तो 6350 देखो आंसर में कहीं है, अरे वाह, सी में हमको मिल गया। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू? बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया हुआ बच्चों? बैलेंस एज पर पासबुक हमारे पास 10,000 रुपीज दिया हुआ है। तो 10,000 और कुछ नहीं लिखा हुआ तो पॉजिटिव ही होगा, तो 10,000 हमने इधर लिख दिया और इधर साथ में छोटा सा लिख दिया पासबुक का। अ चेक ऑफ 285 इशूड was taken in the cash book in the cash column। अगेन ये भी ट्रांजैक्शन थोड़ी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चेक जो 285 का था इशू किया, और जब हम चेक इशू करते हैं तो बेटा कैश बुक में कहां पर पेमेंट लिखनी चाहिए? हमने चेक इशू किया तो बैंक कॉलम में आनी चाहिए थे। कैश बुक आपने किया, हमने किसी को चेक दिया, पेमेंट की, तो वो कैश बुक के क्रेडिट में बैंक कॉलम में आनी चाहिए। बट यहां पर क्या हुआ, इन्होंने लिखा क्रेडिट में कैश बुक में, बट जल्दी जल्दी में गलती से बैंक कॉलम की जगह इन्होंने कैश कॉलम में लिख दिया। तो बैंक के बैलेंस में, जो बिजनेसमैन है उसके बैंक के बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मगर वो चेक इशू कर दिया, बैंक में चला गया, बैंक के माध्यम से पेमेंट होगी, और बैंक के माध्यम से पेमेंट होने से बैंक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक में पेमेंट में लिखा ही नहीं, तो बैंक में पेमेंट होगी, हमने इशू किया और बैंक में भेज दिया, जिसको देना था उसको चेक दे दिया। कैश बुक में मैं एंट्री नहीं लिख पाया बैंक कॉलम में, तो कैश बुक में बैलेंस सेम रहा, बट बैंक में बैलेंस कम हो गया। बैंक में बैलेंस कम हो गया, बेस किसको लिया? बैंक को। तो बैंक को बराबर लाने के लिए क्या करेंगे बेटा? प्लस के कॉलम लिख देंगे। कितने रुपए लिखेंगे प्लस के कॉलम में? कितने का था? 285। आज इतने रिकॉर्डिंग, इतनी क्लासेस ली हैं कि गला बैठ गया, बोला नहीं जा रहा सही ढंग से। अभी जूम की भी क्लासेस हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, अ चेक ऑफ 300 issued but not presented for payment, whereas this was recorded twice in the cash book। 300 का चेक जो था इशू किया 300 का, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और इसे हमने दो बार कैश बुक में लिख दिया, और एक बार तो ज्यादा लिख दिया, एक बार तो लिखना ही था, बट इसकी पेमेंट भी नहीं हुई। तो कैश बुक का बैलेंस 300 प्लस 300, 600 से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक का बैलेंस 300 जो हमने चेक इशू किया था, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जो एक बार लिखना था, बट हमने दो बार कैश बुक के क्रेडिट में लिख दिया, तो 600 से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। वेयरएज पासबुक का बैलेंस ज्यादा है 600 से, तो बराबर लाने के लिए पासबुक को क्या करेंगे? 600 रुपीज से माइनस कर देंगे। अब इनको प्लस माइनस किया तो बेटा यहां पर 9685 रुपीज आ जाएगा। ये 9685 रुपीज क्या होगा? ये बी पार्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? बी पार्ट में। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 48। अगर आप लोगों को बच्चों बीआरएस समझ आ रहा है, आपको को फायदा हो रहा है, तो अपने जो भी आपके कोई नोन है, जो कोई फ्रेंड्स हैं, तो उन सबको बोलिए ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी बच्चे भी बेनिफिट ले पाएं। जो बाकी के 30 डेज हैं तो उन बच्चों को भी बेनिफिट हो, और यस डेफिनेटली मैं सीधी सी बात करूंगा, मेरे को भी कोई बेनिफिट हो, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका भी मेरे को बेनिफिट हो, एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि हाँ बच्चों तक इतनी मेहनत है वो पहुंच रही है, और उन बच्चों को भी बेनिफिट हो।
तो घुमा फिरा कर बात नहीं करनी, मेंटोस सीधी बात, बाकी बकवास। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, उन वहां पर शेयर करिए फटाफट, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए अगर समझ आ रही है। पार्टनरशिप जो है उसका भी मैं वीडियो लेक्चर जो होगा वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो बीआरएस जो मेन था जिसके एमसीक्यूज भेजे हुए हैं, और ये एमसीक्यू नहीं, ये वीडियो लेक्चर ही समझिए इसको आप, ये वीडियो लेक्चर में भी यही क्वेश्चन डिस्कस करने थे। ठीक है, तो अब आप समझे आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू, इनमें से कौन सा बैलेंस ट्रू है। गिवन ओडी एज पर पासबुक। अभी ओडी वाले, ओडी बोले तो अनफेवरेबल बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस बेटा कहां पर आता है, वो माइनस में आता है। तो पासबुक ही है और बैलेंस कहां पर लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, 10,000 रुपीज माइनस में लिख दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओडी 1500 चार्ज बाय द बैंक। इंटरेस्ट ऑन ओडी, ओडी बोले तो खर्चा, उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया तो खर्चा है, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, बराबर लाने के लिए पासबुक में प्लस करना पड़ेगा। तो 1500 रुपीज से प्लस कर दिया। चेक्स पेड इनटू बैंक बॉट बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने चेक्स पे किए, चेक्स पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा चेक्स जमा किए, कैश बुक में जमा किया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, बट अभी तक वो चेक्स कलेक्ट नहीं हो पाए, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, पासबुक का बैलेंस कम था, कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, तो पासबुक को बराबर लाने के लिए हम इसको प्लस कर देंगे। तो इसको 2000 को हमने प्लस कर दिया। ठीक है जी, इनको प्लस माइनस किया, तो यहां पर 6500 रुपीज जो इनको प्लस माइनस किया, तो यहां पर 6500 आ गया। तो आंसर में देखो ऑप्शन में 6500। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। गिवन क्या दिया गया हमारे पास, द ओडी एज पर पासबुक। ओडी अगेन जैसे पहले बताया, तो ओडी का मतलब क्या आ गया, माइनस में हम बैलेंस लिखेंगे 750, माइनस में लिख दिया। अ चेक फॉर ₹800 डेबिटेड इन द कैश बुक। तो 800 रुपीज का जो चेक था वो डेबिट किया गया था कैश बुक में, हैज बीन ओमिटेड टू बी बैंक्ड। तो कैश बुक में हमने एंट्री कर दी, कैश बुक में जमा कर दिया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, बट बैंक में मैं जमा करना ही भूल गया। जब बैंक में मैंने वो चेक जमा ही नहीं किया तो बैंक का बैलेंस मेरा बढ़ेगा ही नहीं, तो बैंक वालों को तो पता ही नहीं। चेक मैंने कैश बुक में एंट्री करने के बाद चेक अपने दुकान में ही, अपने घर में ही, लॉकर में, तिजोरी में रखा हुआ है, बैंक में जमा कराना ही भूल गया, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, यहाँ पर बेस किसको दिया गया था, पासबुक को, तो कैश बुक ज्यादा पासबुक कम, तो बराबर लाने के लिए हम इसको प्लस में लिखेंगे। तो कितनी अमाउंट प्लस में आ जाएगी बेटा, कितने का था वो चेक, 800 रुपीज का। नेक्स्ट इज चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 250 नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक इन माय अकाउंट। तो 250 का जो चेक था वो हमने डिपॉजिट किया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा और बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं किया, कैश बुक ज्यादा पासबुक कम, बराबर लाने के लिए हम 250 को प्लस करेंगे। ठीक है, 250 को प्लस कर देंगे। तो इसमें अब आप देखेंगे 1050 प्लस का है, दूसरी साइड में 300 रुपीज कम आ रहे हैं, तो ये जो 300 क्या आ गया, बैलेंस किसका होगा, ये एज पर कैश बुक। तो यहां पर जो 300 रुपीज, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी आ गई 750, तो ये आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 300 रुपीज। ठीक है जी। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज, जो पासबुक का डेबिट बैलेंस है वो क्या होगा, ऑप्शन क्या आगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है,
तो जो डेबिट बैलेंस पासबुक का होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, वो अनफेवरेबल होता है। पासबुक क्या है? पासबुक इज कॉपी ऑफ बैंक्स ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक, कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, ये ऑप्शन बी। कॉपी ऑफ बिजनेस रिसिट्स एंड पेमेंट्स, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन बी। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज, तो जो क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, मैंने फर्स्ट लेक्चर में इस पर काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है, तो डेबिट बैलेंस जो कैश बुक का होगा वो पॉजिटिव होता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज, कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो ओवरड्राफ्ट होता है। नेक्स्ट इज, इन केस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक वी विल गेट, तो अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक, तब हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट क्रेडिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो बेटा अगर हम जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है, एक और शॉर्टकट बता रहा हूं, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज द कैश बुक, तो जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो पासबुक का बैलेंस होगा। अब आंसर में देखो, पहले में पासबुक है, बाकी सब में कैश बुक है, तो बाकी चीजों को देखना ही नहीं है। अगर ये कैश बुक है, अगर आपको डाउट आता है तो देखो हमारा क्या होना चाहिए, पासबुक का बैलेंस होना चाहिए, यही दिया है जो भी दिया है, तो इट कैन बी क्रेडिट बैलेंस और इट कैन बी ओडी एज पर द पासबुक। कई बार अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता, आंसर नहीं पता चल रहा, कि अगर आपको डाउट है तो एमसीक्यूज में क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक में आपको पता ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। जैसे आप केबीसी में देखते हैं तो जो दो गलत जवाब हैं, जो ऑप्शंस है उनको आप हटा दीजिए, तो उनको आप पहले क्रॉस कर दिए, तो एंड में जो 2 या 1 बच गया तो वहां पर चूज करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी, तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल इन, तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किस में अवेलेबल होती है, सेविंग अकाउंट। सेविंग में कोई ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने डिस्कस किया था करंट अकाउंट के बारे में, तो बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मींस बिजनेसमैन को एक कैश क्रेडिट लिमिट, सीसी लिमिट कहते हैं, वो अलो होती है। और सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, मैंने पहले भी पुराने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि बैंक को एक लिमिट दी गई होती है कि आप, जैसे मैंने सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट 10 लाख रुपीस की ली है, तो मैं बैंक से मैक्सिमम 10 लाख रुपए का उधार ले सकता हूं। तो कैश क्रेडिट लिमिट का फायदा क्या होता है कि मैं 10 लाख से कम भी उधार ले सकता हूं। मींस अगर मेरे को आज 6 लाख की जरूरत है, मैं 6 लाख ही बैंक से यूज करूंगा और 6 लाख पर इंटरेस्ट पे करूंगा, मेरे को 10 लाख पर इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। ये एक सीसी लिमिट का फायदा है जो बिजनेसमैन को होता है, क्योंकि उसकी डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है। हो सकता है कि आज मेरे को 6 लाख की जरूरत है, कल मेरे को 9 लाख रुपीस की जरूरत पड़ेगी, तो अब बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ, चेक्स इशू कर सकता हूँ, ताकि मैं पेमेंट कर सकूँ और मेरी पेमेंट जो मेरी सीसी लिमिट से होगी। तो कई बार क्या कंडीशंस आ जाती हैं कि हो सकता है कि मेरे को 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट की जरूरत पड़ती है, तो मैं ब्रांच मैनेजर से को कांटेक्ट कर सकता हूं, उनको कह सकता हूं कि यस, मेरा आप बैंक बैलेंस देखिए, मेरा आप रसूख देखिए, तो आप जो मेरी नीड है उसके अकॉर्डिंगली मेरे को 5 लाख, मेरे को 1 लाख या 50,000 रुपीज की और जरूरत पड़ गई है, तो आप मेरे जो बैलेंस को, जो मेरी अमाउंट है उसको और ओवरड्राफ्ट की मेरे को फैसिलिटी दे दीजिए, मैं 50,000 रुपीज और बैंक से विड्रॉ कर सकूं, तो उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो करंट अकाउंट में ही मिलती है। नेक्स्ट बेटा, बैंक बैलेंस इज ऑलवेज, यहां पर कुछ मिसिंग है, तो मैं यहां पर जो लाइन है, बैंक बैलेंस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज पॉजिटिव, इसमें आप लिख लेंगे, साइड पर कहीं लिख लीजिए, बैंक बैलेंस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज पॉजिटिव इफ इट
इट इज, रिपीट कर रहा हूं, बैंक बैलेंस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज पॉजिटिव कॉमा इफ इट इज, तो कब बैंक बैलेंस को हम पॉजिटिव मानेंगे? जब वो कैश बुक बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसमें भी हम पॉजिटिव मानते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वो भी, अगर सिंपल कैश बुक बैलेंस होगा दैट मीन्स पॉजिटिव, अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये भी पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक वो भी पॉजिटिव, तो इट मीन्स अंडर ऑल द अबव सर्कमस्टांसेस, तो ये अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस है। ओके बच्चों, इस लेक्चर में 63 तक आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के डाउट्स आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।